मित्रों नमस्कार। मैं बाबू राकेश सिंह, अध्यापक महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज हिंदी। आज आप सबके समक्ष लाया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी में निर्धारित नाटक अंजो दीदी। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क द्वारा लिखा है। इसको उन्होंने 1955 ईस्वी में लिखा था। इसमें जो है यह नाटक नायिका प्रधान है, जिसमें एक नायिका रहती है जिसका नाम अंजलि है और वह अपने परिवार पर ज़्यादा ही शासन चलाती है, जिससे परिवार विघटन की स्थिति में आ जाता है। जो है पात्र हैं इसमें अंजलि, अनिमा, मुन्नी, नीरज, वकील साहब, श्रीपत और राधु। पर्दा वकील साहब के खाने के कमरे में उठता है। कमरा सीधा साधा पर अत्यंत स्वच्छ है। सजावट का सामान कुछ अधिक नहीं, पर जो है निष्कलंक रूप से साफ और उज्ज्वल है। मध्य एक खाने की मेज है। इसके इर्द गिर्द कुर्सियां लगी हैं। बाईं ओर कोने में एक स्टैंड पर हाथ मुंह धोने के लिए चिलमची टिकी है। निकट ही तिपाई पर पानी का लोटा रखा हुआ है। दीवार पर खूंटी के साथ तौलिया लटक रहा है। छत पर बिजली का बड़ा पंखा मंद गति से घूम रहा है और सामने दीवार में टंगा हुआ ये क्लॉक अनवरत टिक टिक कर रहा है। दाईं और बाएं दीवारों में इधर को एक दरवाज़ा है। ये दोनों दरवाजे कम से आंगन और ड्राइंग रूम को जाते हैं। दाईं दीवार के कोने में भी एक दरवाज़ा है जो नन्हे नीरज के छोटे से सोने के कमरे में खुलता है। पहली दृष्टि में जो बात मन को अनायास प्रभावित करती है वह कमरे की स्वच्छता और सफाई है। फर्श साफ, दीवारें साफ, अलमारियां और दरवाज़ों के तख्ते और शीशे साफ। चिलमली का स्टैंड, तिपाई, लोटा, मेज, कुर्सियां, क्लॉक और पंखा, प्रत्येक वस्तु स्वच्छ और साफ है। कहीं कोई धब्बा, जाला या धूल नहीं। लगता है जैसे किसी गृहस्थ का नहीं, किसी अस्पताल का ड्राइंग रूम है। पर्दा उठते समय 5 कुर्सियां मेज के नीचे पड़ी हैं। केवल उनका पृष्ठभाग दिखाई देता है। छठी पर अनिमा 25 वर्ष की, मझले कद और गदराए शरीर की तन्वी बैठी संभवतः दूसरों के आने की प्रतीक्षा में साड़ी के लिए लेस बुन रही है। पर्दा उठते समय 5 कुर्सियां मेज के नीचे पड़ी हैं। प्रभात की वेला है। प्रभात की वेला है। क्लॉक में 8 बजने को हैं। क्षण भर मात्र घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है। फिर पृष्ठभूमि से अंजलि का स्वर आता है। अंजलि पृष्ठभूमि में, नीरज बेटा कपड़े नहीं बदले तुमने? नीरज पृष्ठभूमि में, बस हो गया तैयार मम्मी। अंजलि पृष्ठभूमि में, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। तनिक कड़े स्वर में, तुम क्या कर रही हो? 8 बजने को आए हैं और नाश्ते का कहीं पता नहीं। मुन्नी पृष्ठभूमि में, बस लिए जा रही हूँ मेम साहब। अंजलि तनिक समीप से, और वकील साहब से कहो नहाकर सीधे इधर आएँ, नाश्ता कर लें, फिर चाहे जो करते रहें। कपड़े उनके आंगन में पलंग पर रखे हैं और कंघी शीशा मेज पर। बोलते बोलते प्रवेश करती है। अंजलि यद्यप अनिमा की समवयस्क है, किंतु उससे 5 वर्ष बड़ी दिखाई देती है। पतले छरहरे शरीर की दुर्बल नसों वाली युवती, जो न केवल विवाह की चक्की में जुटी हुई है वरन पूरी निष्ठा और गंभीरता से जुटी हुई है। सुंदर मुख पर अभी से हल्की सी लकीरें बन गई हैं और मुस्कान के बावजूद जो इस समय उसके होठों पर खेलने लगी है, उसका मस्तक मस्तिष्क की सदा तनी रहने वाली नसों का परिचय देता है।
परंतु इस सूक्ष्म मलिनता के अतिरिक्त क्या पहरावे की सुरुचि, स्वच्छता और निर्दोषता, और क्या व्यक्तित्व को स्फूर्ति, सजगता और जागरूकता, हर बात में वह अनिमा को मात देती है। अनिमा उस मुक्त मृगी सी लगती है जो जाल के बंधन से अनभिज्ञ है। वह भी यद्यपि नहा धोकर बैठी है, पर उसके बनाव, श्रृंगार और पहरावे से पूरी बेपरवाही टपकती है। और अंजलि लगता है जैसे कोई देवी किसी आंतरिक विचार के कारण जिसके माथे पर तेवर पड़ चढ़ गए हैं, अभी अभी सांचे में ढल कर आई है। ये प्रथम सर्ग जो है आदि मार्ग से है के नाम से है। अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए खिजलाए से स्वर में, अभी तक स्नान नहीं किया और 8 बजने को आए हैं। वकील साहब स्नान गृह से, अरे भाई आया 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 आया। अंजलि अनिमा की ओर देखते हुए मुस्कुराकर, इनका स्वभाव भी, तुम बैठे बैठे ऊब तो नहीं उठी अन्नो? मैंने कहा नाश्ते का समय हुआ जा रहा है, इन सबको तैयार कर दूं। हंसती है, मैं शोर न मचाऊं तो नाश्ते को 10 बज जाए हैं। कुर्सी के नीचे से खींच कर उस पर बैठ जाती है। अनिमा निरंतर लेस बुनते हुए, मैं तो चकित रह गई अंजू दीदी, तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था और समय निष्ठा देखकर। अंजलि प्रशंसा से फूलकर, इस घर के कण कण को मैंने व्यवस्था, समय निष्ठा और सभ्य लोगों के आचार व्यवहार सिखाए हैं। कहीं तुम पहले आकर देखती, घर भूतों का डेरा बना हुआ था। इतना बड़ा मकान, यह भी तो पता न चलता था कि कौन सा कमरा खाने का है, कौन सा सोने का और कौन सा उठने बैठने का। सभी जगह बर्तन और चारपाइयाँ पड़ी रहती थीं। अनिमा, परंतु नौकर तो अंजलि थे, पर उन्हें बात करने का सलीका था न काम की तमीज। अति उपेक्षा से गंदे, गंवार, चोर और बदतमीज। अनिमा, तो मैं तो चकित रह गई, मुन्नी को देखकर नौकरानी लगती ही नहीं, मैं तो समझी जीजा जी की बहन। अंजलि सहसा मुड़कर, हैं अनिमा, इतनी साफ सुथरी, इतनी सुघड़, इतनी सभ्य। अंजलि प्रसन्न होकर, कितनी जान खपाई है उसके साथ, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और राधु? अनिमा, वह आया तो मैं समझी तुम्हारे ससुर। ओ, घबरा कर कि जीजा जी के बेतरह घबरा कर कि तुम्हारे कोई बुजुर्ग हैं। मैं उनके लिए आदत से कुर्सी छोड़कर खड़ी हो गई। अंजलि, बुजुर्ग? अनिमा अपनी बात जारी रखते हुए, वह चौंका, परंतु जब तक वह कुर्सियाँ मेज झाड़ता रहा मुझे बैठने का साहस नहीं हुआ। अब भी यद्यपि मैं भली भांति जान गई हूँ कि वह नौकर है, जैसे विश्वास ही नहीं होता। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, नौकरों को सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए। घर के भाग्य का पता जैसे देहली से चलता है, वैसे ही मालिकों की संस्कृति का मान नौकरों की सभ्यता से होता है। गंदे नौकरों से नाना जी को अति घृणा थी, उनके साथ रहकर मैं भी वैसी ही हो गई। मैं तो चाहती हूँ कि नीरज की सफाई पसंद, सभ्य और संस्कृत बने। अनिमा, बड़ा प्यारा बच्चा है नीरज, इधर से गुजरा तो मुझे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अंजलि फूल कर, सभ्यता और शिष्टाचार का तनिक भी अभाव तुम उसमें न पाओगी। आवाज़ देती है, हो गया तैयार नीरू बेटे? नीरज पृष्ठभूमि से, जी मम्मी। अंजलि नौकरानी को आवाज़ देती है, मुन्नी, नीरू बेटे को नाश्ता दे दो। मुन्नी पृष्ठभूमि में, दे रही हूँ मेम साहब। अंजलि, वह सदैव प्रातः यथा समय उठता है, अपने डैडी के साथ सैर को जाता है, स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदलकर समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, समय निष्ठा सभ्यता की पहली निशानी है। और नीरू काम, आराम और खेल की वेला को भली भांति जानता है। समय पर पढ़ता है, समय पर आराम करता है और समय पर खेलता है। सोने की वेला खेलते या पढ़ते अथवा पढ़ने की वेला खेलते या सोते तुम उसे कभी न पाओगी। जाकर देखती है चिलमची आदि साफ है या नहीं। अनिमा, एक हमारे यहाँ के बच्चे हैं, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं, कान पकड़ पकड़ कर जगाना पड़ता है, महीनों स्नान नहीं करते और असभ्य इतने हैं कि दूसरों का तो क्या माता पिता तक का आदर नहीं करते। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, बच्चों को आरंभ ही से अच्छा स्वभाव डालना चाहिए। इतना बड़ा हो गया है नीरज, कभी कान उमेठने या डांटने की नौबत नहीं आई। अनिमा, मैंने पूछा, नीरज बेटा नाश्ता तो तुम हमारे साथ ही करोगे ना? कहने लगा, मैं अपनी ही मेज पर नाश्ता करता हूँ मौसी जी। अंजलि, उसकी अलमारी, मेज, टॉयलेट का सामान, सोने का कमरा, सब कुछ अलग है। वह सदैव अपनी मेज पर नाश्ता करता है, अपनी अलमारी से कपड़े रखता है, अपनी अलमारी में कपड़े रखता है,
अपने बिस्तर में सोता है, अपनी कंघी से बाल बनाता है, अपने सब काम आप करता है। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, बच्चों को अपनी सहायता आप करने का स्वभाव डालना चाहिए। अनिमा, मैं तो भाई मान गई तुम्हें। मैं स्वयं सोच रही हूँ कुछ दिन तुम्हारे पास रहकर अपनी आदतें सुधारूँ, समय पर उठूँ, समय पर खाऊँ, समय पर सोऊँ, कहीं मुझे तुम्हारे ऐसा सलीका और सुघड़ापा आ जाए। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, सुघड़ापा नारी का आभूषण है और सदाचार पुरुष का, और मैं चाहती हूँ नीरज सभ्य, शिष्ट और समयनिष्ठ बने। अनिमा, और मैं कहती हूँ अंजो, तुम अपने उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुई हो। अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। अंजलि, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती हैं। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की भांति चले, हम सब उनके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अनिमा, जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा यूँ बंधना। अंजलि, बुरा? कुर्सी पर बैठते हुए हंसती है। बड़े सिटपिटाए थे पहले पहल, पर मैं ले आई अपने डब पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितनी तुम्हारे इन जीजा जी पर। कोई भी तो कल न थी सीधी, न सफाई का ध्यान न समय का। मुझे चीज़ों को अपनी जगह रखते देर लगती, इन्हें जो है बिखेरते देर न लगती। नहाकर बाल बनाते तो कंघी कहीं रख देते, शीशा कहीं और, तौलिया कहीं और। कचहरी से आकर कपड़े बदलते तो कोट नहीं फेंक देते और पतलून कहीं। सच कहती हूँ, कई हैड टूट गए, आते ही कुर्सी पर पटक देते और फिर जब बेपरवाही में उठने लगते तो ठस। हंसती है अनिमा, परंतु जीजा जी तो। अंजलि मुंह बनाकर, बड़े संस्कृत दिखाई देते हैं, कभी इधर की वस्तु उधर नहीं लगते। जी हाँ, जानती हो कितनी माथापच्ची करनी पड़ती है इनके साथ, कितनी भूख हड़तालें की हैं, कितनी बार रूट कर पीहर जा जा कर बैठी हूँ। हंसती है, मैं जब आई तो इनके लिहाफ पर गिलाफ तक न था। मैंने लिहाफ के नीचे चादर लगा दी, परंतु जब भी लिहाफ ओढ़ते तो चादर एक और होती और लिहाफ दूसरी ओर। हार कर मैंने उसे लिहाफ के साथ ही दिया। दूसरे दिन क्या देखती हूँ, चादर लिहाफ के ऊपर तैर रही है, लिहाफ ही श्रीमान से उल्टा ओढ़ रखा था। अनिमा हंसती है, क्या कहूँ, पलंग पोस्ट समेत बिस्तर से घुस जाया करते थे। वकील साहब हंसते हुए प्रवेश करते हैं। अंजलि से केवल 7-10 वर्ष बड़े हैं, किंतु शरीर अभी से छोड़ दिया है। यूँ अप टू डेट सूट में आवृत हैं, पतलून की क्रीज और कीट के कॉलर लगता है जैसे अभी प्रेस किए गए हैं। अंजलि के साथ बैठें तो वे मेल नहीं लगते, उनकी बेपरवाही को सूट पूरे तौर पर छिपाए हुए है, किंतु जब भी हंसते हैं तो पता चल जाता है कि वास्तव में सूट ने उन्हें कैसा जकड़ रखा है। बात करते हैं तो प्रायः कंधे झटकते हैं। पहले कदाचित व्यवस्था के समय ऐसा करते होंगे, पर अब तो यह उनका स्वभाव बन गया है। वकील साहब, अरे भाई, संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं। इंजन की भांति अंजो उनमें से है। दूसरे वे जो आप नहीं चल पाते, पर दूसरा कोई चलाए तो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। हंसते हैं, गाड़ी के डिब्बों की भांति। तो भाई हम तो इस दूसरी श्रेणी के लोगों में से हैं, कुर्सी खींच कर उसमें धंस जाते हैं। अनिमा, गाड़ी के डिब्बे? हंसती है, जीजा जी भी। वकील साहब, और अंजो जैसे चलाती है चले जाते हैं। क्यों अंजो, दिया कभी शिकायत का अवसर हमने तुम्हें? हंसते हैं, दिन में 3-3 बार नहाते हैं, 4-4 बार हाथ पाँव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार। अंजलि, इस नाश्ते को आप, वकील, तुम इसे नाश्ता कह लो, हम तो इसे खाना ही कहेंगे। अपनी बात जारी रखते हुए, और 5 बार कपड़े बदलते हैं, समय, निष्ठा, स्वच्छता, नीति रीत, सभ्य समाज के आचार व्यवहार, प्रत्येक बात का ध्यान रखते हैं। हंसते हैं, अंजों के साथ विवाह करने के बाद लगता है जैसे हम तो अछूत थे, अंजों ने आकर हमारा उद्धार किया है। पूरे जोर से ठहाका मारते हैं, जिसमें अंजों की, आप तो और अनिमा की, जीजा जी की भी गुम हो जाती है। अंजलि लज्जा को स्वर की तीव्रता में छिपाकर, मुन्नी नाश्ता रखो मेज पर। मुन्नी नाश्ते की ट्रे लाते हुए, यह लाई मेम साहब। नीचे के संभाषण में मुन्नी चुपचाप नाश्ते का सामान मेज पर रख जाती है। वकील साहब, और सच कहते हैं, हमने अपने आप को 16 आने अंजों के अनुरूप बना लिया है।
उपेक्षा से मुंह बनाकर। हमें स्वयं अब गंदे लोगों से अत्यंत घृणा होती है। ये फौजदारी के वकील आठों आम अभियुक्तों के साथ रहने के कारण स्वयं भी उन्हीं जैसे लगते हैं, हंसते हैं। वही स्वभाव, वही आचार व्यवहार, और भाई हम सब सच कहते हैं, कुछ की तो आकृति भी अभियुक्तों की। अनिमा हंसकर, जीजा जी आपकी आकृति तो अभी भगवान की कृपा से है। वकील साहब, मुझे अंजो ने बचा लिया, नहीं उनके साथ रहकर तो मेरी आकृति भी। हंसते हैं, सभ्यता और सदाचार तो उन्हें छू भी नहीं गए। अंजो दीदी। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे सदाचार पुरुष का भूषण है। वकील साहब, पर भूषण अलंकार स्त्रियों की चीज़ समझकर वे इसे पास भी नहीं फटकने देते। सदैव अश्लील बातें करने में उन्हें रस मिलता है और गंदे इतने होते हैं कि निकट बैठना कठिन हो जाता है। जूतों समेत मेज पर पाँव रखे बैठे डकारते रहते हैं, अतीव घृणा से, अशिष्ट कहीं के। और पानी के बतासे, दही बड़े और चाट खाकर। अंजलि, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे दही बड़े और चाट। वकील साहब, मैं तो निरंतर नाना जी को धन्यवाद दिया करता हूँ, जिन्होंने तुम्हारे द्वारा मुझे इस चटोरपने से बचा लिया। सौगंध ले लो जो पिछले 6 वर्ष में चाट को मुँह भी लगाया हो। और तो और कभी नीरज। अंजलि, मुँह लगाने देती हूँ मैं नीरज को ऐसी गंदी चीज़ें। वकील साहब, जब मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े वकील, एडवोकेट दही बड़े और पानी के बतासों जैसी निकम्मी चीज़ें खा खा कर दोने वहीं स्पर्श पर फेंक देते हैं, तो मैं स्वर्गीय नाना जी को दुआ देता हूँ, जिनकी शिक्षा अंजों के द्वारा मुझे इस अशिष्टता से बचाए हुए है। भगवान साक्षी है जो मैंने पिछले 6 वर्ष से चाट को एक बार भी मुँह लगाया हो। अनिमा हंसकर, केवल दोने देखे हैं। वकील साहब एक खोखला ठहाका लगाते हैं। अंजलि, अच्छा फिर हंसीएगा, पहले नाश्ता कर लीजिए। वकील साहब, भाई मैं कहता था कुछ देर प्रतीक्षा कर लेते। वह श्रीपत का पत्र आया था कि आज प्रातः की गाड़ी से वह आ रहा है। अंजलि व्यंग से, आ रहा है? इन 6 वर्षों में उसने कितने पत्र नहीं लिखे, कभी आया भी? आप भी बस नाश्ता आरंभ कीजिए। आ चुका श्रीपत। नृपति भाई का पत्र आता तो मैं दृष्टि दरवाजे से लगाए बैठी रहती, पर श्रीपत क्या विश्वास उसका। वकील साहब, भाई वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरों पर रहा है। अंजलि जी, दौरों पर रहा है, जब भी इधर से गुजरा बड़े तमतराक से लिख दिया, श्रीमान राय, श्रीपत राय इस बार अवश्य अंजो दीदी के गरीब खाने पर पधारेंगे। लेकिन सदा गुजर गए और पता भी न दिया किस गाड़ी से गुजरे। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि श्रीपत ड्राइंग रूम की चौखट से, श्रीमान राय, श्रीपत राय पधारते हैं। सब चौंकते हैं। श्रीपत ड्राइंग रूम की चौखट में खड़ा है, कीमती सिल्क का कुर्ता और लट्ठे का पायजामा पहने हुए है, लेकिन कुर्ता के 2 बटन खुले हैं और दोनों कपड़े तनिक मैले हो रहे हैं। आयु में अंजो से 2-2.5 वर्ष कम है, परंतु अंजो की भांति पतला दुबला और दुर्बल नसों का व्यक्ति नहीं। खाने पीने और मौज करने वाला आदमी है, लंबा तगड़ा और कद मोटा, कलाई में कीमती घड़ी और मुंह में स्ट्रेट एक्सप्रेस का सिगरेट। वकील साहब उल्लास से, श्रीपत सिगरेट वहीं फेंक और बढ़कर वकील साहब को आलिंगन में लेते हुए, जीजा जी। वकील साहब उसे अपने आलिंगन में भींचकर, भाई बड़ी आयु है तुम्हारी। अजी अंजो कह रही थी कि श्रीपत। अंजलि, श्रीपत क्या कर रहे हो? धूल और पसीने से तुम्हारे कपड़े गच हो रहे हैं और तुम लिपटे जा रहे हो इनके साथ। चलो स्नान करो, कपड़े बदलो, सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, अरे दीदी, इतने वर्षों बाद मिले हैं जीजा जी से तो क्या अच्छी तरह मिले भी नहीं, फिर लिपट जाता है। कहिए जीजा जी, कैसे मिजाज हैं हुजूर के? कसम आपकी युग बीत गए आपसे मिले। कहिए वकालत का क्या हाल है? शक्ल से तो कसम आपकी आप जज दिखाई देते हैं। फौजदारी के वकील अलग होकर एक दृष्टि वकील साहब पर नक से सिक तक डालकर सिर हिलाते हुए रत्ती भर नहीं। अंजो दीदी ने शायद, अंजलि, चाय ठंडी हुई जा रही है, चलो नहा लो, फिर बातें करना। सामान कहाँ है तुम्हारा? श्रीपत, सामान ही कौन सा है, बिस्तर पड़ा है बाहर बरामदे में। अंजलि, सामान नहीं, परंतु। श्रीपत, अरे आजकल सामान साथ लेकर चलने के दिन हैं। अंजलि, पर कपड़े? श्रीपत, एक अचकन कुर्ता और पायजामा होगा सो बिस्तर में बंद है।
अंजलि नौकर को आवाज़ देती, राधु राधु। राधु बाहर से, जी मैम साहब, अंदर आकर। जी। अंजलि, बाहर बरामदे में इनका बिस्तर पड़ा है, उठा लाओ। बाथरूम में नया तौलिया और साबुन रख दो। अलमारी से साबुन की नई टिकिया ले लो, ये स्नान करेंगे। श्रीपत, तुम भी बस दीदी, अभी चला आ रहा हूँ। पसीना तक सूखा नहीं और तुमने स्नान करने का नादिर शाही हुक्म जारी कर दिया। कुर्ता उतार कर साथ की कुर्सी पर लटका देता है। जरा पंखा तेज कर दो दीदी, इंजन के धुएं ने गर्द और गर्मी से मिलकर। अंजलि, अरे 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 अरे, क्या कर रहे हो श्रीपत, तुम्हें शर्म नहीं आती? देखो यहाँ पर अन्नो बैठी है और तुमने कुर्ता उतार कर फेंक दिया, नंगे शरीर तुम्हें यहाँ बैठे। श्रीपत, अरे दीदी, तुम तो व्यर्थ में गृहस्थी की चक्की से अपना माथा फोड़ रही हो। तुम्हें किसी सैनिक कोर में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर हो जाना चाहिए। अंजलि, शिष्टता तो तुम्हें छू भी नहीं गई, अन्नो बैठी और तुम। श्रीपत कुर्सी घसीटते हुए, इस समय तो मैं कुर्सी पर बैठ रहा हूँ, तुम पंखा तनिक तेज कर दो दीदी, या पसीना न सूखेगा तो मैं स्नान न कर सकूँगा। हंसकर अनिमा की ओर मुड़ते हुए, कहो अन्नो, तुम्हें तो जैसे युगों के बाद देखा है, मैं तो कसम तुम्हारी पहचान भी न सका तुम्हें। सच कहना, क्या चंद मिनट इस पंखे के नीचे मेरे बैठने पर तुम्हें कोई आपत्ति है? अंजलि की आग्नेय दृष्टि को लक्ष्य करके, अरे दीदी, ऐसे देख रही हैं मानो मैं कोई भारी पाप कर रहा हूँ। अभी कहेंगी अंजू की नकल उतारते हुए, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे। तुम्हें अपने स्वर्गीय नाना जी की कसम दीदी, क्षण भर को बिल्कुल उनका ध्यान छोड़ दो और पंखे की हवा तेज कर दो। मेज पर पाँव टिकाकर आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है। अंजलि, मैं कहती हूँ तुम कितने गंवार हो। यह खाने की मेज है और तुम यहाँ कपड़े उतार पसीना सुखाने बैठ गए हो। कोई हद भी है तुम्हारी अशिष्टता की, स्वर्गीय नाना जी। श्रीपत, कहा करते थे कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने का अरमान दिल में लिए वर्षों से इस महान भारत के तूल अर्ज में भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठा सह्य नहीं। तुम्हारी कसम, मैं जितनी देर यहाँ रहूँगा एक पल के लिए भी आप लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दूंगा। अंजलि, यही तो मैं कहती हूँ, तुम उठो, स्नान करो, फिर बैठकर। श्रीपत, मैं कहता हूँ ब्रह्म का वाक्य और मेरा वाक्य एक बराबर है। मैंने कहा ना कि पल भर के लिए भी आप लोगों को अपनी दृष्टि से ओझल न होने दूंगा। स्नानागार में जाने की तो बात ही दूर रही। अंजलि हताश भाव से, ठंडी हो गई चाय तुम्हारी बातों में। श्रीपत, फिर गर्म हो जाएगी। नौकर को आवाज़ देता है, राधु, और राधु। राधु बाहर से, जी आया साहब। श्रीपत हंसकर, कुछ क्षण ही बीते हैं मुझे यहाँ आए और कितनी जल्दी तुम्हारे नौकर का नाम मुझे याद हो गया। अपने आप हंसता है। अंजलि, क्या करेगा नौकर चाय का पानी गर्म करके, फिर ठंडा हो जाएगा, तुम स्नान तो कर लो। श्रीपत, मैं कहता हूँ दीदी, चाय पीना भी कोई संध्या वंदन करना है कि स्नानादि की आवश्यकता हो? जरा गर्म गर्म चाय का एक कप पिलाओ, जान में जाना है, स्नान की भी देखी जाएगी। अंजलि घड़ी की ओर देखते हुए खींच कर, मैं कहती हूँ नाश्ते का समय कब का हो गया और तुम हो कि? श्रीपत, यही तो कहता हूँ, बस झटपट नाश्ता कर लिया जाए। ट्रे को अपनी ओर खींचता है, सब लोग मेरे लिए क्यों बैठे रहें? भाई आप तो नहा कर बैठे हैं, मैं नहा कर न बैठा सही। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, क्यों जीजा जी, आपको कोई आपत्ति है? वकील साहब अंजलि की ओर देखकर और खंखार कर, मुझे? श्रीपत, और अन्नो तुम्हें? अनिमा अंजलि की ओर देखकर झिझकते हुए, मैं? आए श्रीपत, तो लाइए चाय पी जाए। मुझे आप सबकी कसम सचमुच बड़े जोरों की भूख लगी है। टोस्ट और बिस्कुट उठाकर खाते हुए, और नहाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। मेरी आदत है कि या तो मैं नहाता ही नहीं, और नहाता हूँ तो महीनों की कसर एक ही दिन में निकाल देता हूँ। आप सब लोग बैठे रहेंगे मेरे लिए? वकील साहब राधु से, जो इस संभाषण में चुपके से आकर हाथ बांधे आदेश की प्रतीक्षा में खड़ा है, राधु, तनिक चाय का पानी और लाओ, गर्म गर्म, यह तो ठंडा हो गया। श्रीपत, और फिर मैं सोचता हूँ गर्म चाय पीने से जितना पसीना निकलता है निकल जाए, इसके बाद स्नान करूँ, इसलिए मैं सदा नहाने से पहले नाश्ता किया करता हूँ। निकट जाकर चायदानी को छूता है, चाय तो खूब गर्म है जीजा जी। राधु, दूसरा पानी अलग टी पॉट में लाओ। राधु जाता है, श्रीपत वकील साहब के प्याले में चाय ढालता है। आप दूध तो ज़्यादा नहीं लेते? दूध डालता है और चीनी। अंजलि आगे बढ़कर क्रोध से,
श्रीपत, तुम्हें टेबल मैनर्स का भी ज्ञान नहीं? हटो, मैं बनाती हूँ चाय। श्रीपत, ना दीदी, चाय तो मैं अपनी सदा आप बनाता हूँ। तुम्हारी कसम, दूसरा कोई काम स्वयं नहीं करता, पर चाय मैंने प्रण कर रखा है कि या तो मेरी पत्नी आकर बनाएगी या फिर मैं ही। अंजलि, भाभी के आने की संभावना ही से जो प्रसन्न हो जाती है। तुम करो भी शादी, लड़कियां तो सहस्रों। श्रीपत चाय की चुस्की लेकर, अरे दीदी, विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ? सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर, जीजा जी से पूछ लो। अंजलि, क्यों, इन्हें क्या? वकील साहब, नहीं भाई, मैं तो। श्रीपत, वाह जीजा जी, आपको अपनी कसम भगवान को साक्षी जान कर कहिए, विवाह की कल्पना में अधिक आनंद है या विवाह में? यदि है ना, याद है ना, मैं अंजू दीदी की सगाई के संबंध में आपसे मिलने आया था। कितना हंसते थे आप, कितने ठहाके लगाते थे, कितनी बेपरवाही थी आपके स्वभाव में। जो जी चाहे खाते थे, जो जी चाहे करते थे, जहाँ जी चाहे जाते थे। हंसता है, और अब इतनी देर बैठे हैं और एक ठहाका भी तो आपने नहीं लगाया। आपकी कसम, आप तो हाई कोर्ट के जज दिखाई देते हैं। हंसता और चाय की चुस्की लेता है। हालांकि अभी आप एडवोकेट भी नहीं बने। जब एक वकील जज नजर आने लगे तो समझिए कि वह बूढ़ा हो गया। वकील तो यौवन प्रतीक है। हंसता है, और जज बुढ़ापे का। कसम आपकी जीजा जी, आपकी विवाह आपका विवाह ने बुढ़ा बना दिया है। स्वयं ही जोर से ठहाका लगाता है और चाय पीता है। और क्यों जीजा जी, अपना वचन तो आप नहीं भूले? पिछली बार जब हम मिले थे तो आपने कहा था कि एक बार फिर दिलकशा होटल में। वकील साहब इस बात से घबरा कर कि श्रीपत अपनी झोंक में कुछ और न बक दे, प्याला हाथ ही में लिए उठ खड़े होते हैं। लो भाई, मुझे तो देर हो रही है, एक मामला है ज़रूरी। मैं लंच पर आने का प्रयास करूंगा, उसे निपटा कर मेरी प्रतीक्षा करना। हाथ के प्याले को एक ही घूंट में समाप्त करके मेज पर रखते हुए चले जाते हैं। अंजलि, हैट तो अपना लेते जाइए। उनके पीछे पीछे जाती है। श्रीपत चाय का दूसरा प्याला बनाता हुआ गुनगुनाना आरंभ कर देता है। भरी बज्म में राज की बात कह दी, भरी बज्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। श्रीपत गुनगुना रहा है जब राधु दूसरा टी पॉट लाता है, उसे मेज पर रख कर चला जाता है। अनिमा उसमें से अपना प्याला बनाती है। अनिमा अपने प्याले में चाय डालते हुए, मैं पूछती हूँ, क्या आप किसी प्रकार के शिष्टाचार में विश्वास नहीं रखते? श्रीपत हंसकर, किसी प्रकार के भी नहीं। शिष्टाचार विवाह का, यूँ कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उधर आपका विवाह हुआ और इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। ये आपकी सास हैं, इनके सामने सिर नीचा किए शिष्टता से वो मुस्कुराओ मानो आपके सब दांत झड़ गए हैं। ये आपकी सलहज हैं, इनके सामने विनम्रता से ऐसे हंसो मानो आपकी बत्तीसी मोतियों की है। ये आपकी पत्नी है, आचार व्यवहार सदाचार और शिष्टता की मौसी। खूब जोर से ठहाका मारता। मेरे विचार में आचार व्यवहार के सभी नियम उपनियम विवाहित लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज हैं। इसलिए मैं केवल विवाह की कल्पना ही करता हूँ, उसके बंधन में नहीं फंसता। सहसा अनिमा की ओर मुड़कर, क्यों अन्नो, क्या तुम भी शादी वादी करना चाहती हो, या तुम्हें भी मेरी तरह विवाह के स्वप्न देखना ही पसंद है? अंजलि वापस आते हुए तनिक क्रोध से, चलो अनिमा, चलकर ड्राइंग रूम में बैठें। चाय पी ली ना तुमने? अनिमा प्याले को एक ही घूंट में समाप्त कर देती है। नौकर को आवाज़ देकर, राधु राधु। राधु आंगन से, जी आया। अंदर आकर, जी। अंजलि, राधु यह सब उठाकर ले जा, और मैं कहती हूँ मेज को भली भांति साफ कर दे। नीचे के संभाषण में राधु चुपचाप मालकिन के आदेश को पूरा करता है। है ना, सारी चादर खराब कर दी तुमने श्रीपत? अंजलि, सारी चादर खराब कर दी तुमने श्रीपत? तुम तो बच्चों से भी गए गुजरे हो। नीरज अपनी मेज पर खाना खाता है, लेकिन मजाल है जो कभी मेज पोश खराब हुआ हो, और तुम ऐसे हो कि। श्रीपत अपना प्याला लिए हुए कुर्सी सरका लेता है कि राधु को काम करने में सुविधा हो। मैं कहता हूँ दीदी, तुम अवश्य सेना में भर्ती हो जाओ। गृहस्थी ने तुम्हारे सारे गुणों की मटिया मेट कर दिया है। अंजलि, हटो और यह प्याला आप खत्म करो। इस गरीब को दूसरे भी काम देखने हैं। देखो घड़ी में क्या समय होने को आया है। चलो आओ उधर ड्राइंग रूम में चल कर बैठें, यहाँ राधु सफाई करेगा। अनिमा उठती है। श्रीपत तुम चलो, मैं जरा यहीं आराम करूँगा। गर्म चाय पीने से पसीना आ रहा है और पंखे की हवा बदन में ठंडी ठंडी सरसराहट पैदा कर रही है। तुम्हारी कसम, मैं तो यहाँ से उठकर जन्नत में भी न जाऊँ।
अंजलि हम तो जाते हैं, तुम बैठो यहाँ जितनी देर तुम्हारी इच्छा। राधु सामान उठाकर चला जाता है। श्रीपद कुर्ते की जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखता है, परंतु दिया सलाई कदाचित उसके पास नहीं। पुनः जेबें टटोलता है। फिर राधु का आवाज़ देने वाला होता है कि नीरज अपने कमरे के दरवाजे से प्रवेश करता है। नीरज 10-11 वर्ष का बच्चा है। नीली बुशर्ट और श्वेत नायकर पहने, सुंदर, सुकुमार और सुसंस्कृत, परंतु मुखाकृति उसकी गंभीर है। बाल सुलभ चंचलता का वहाँ सर्वथा अभाव है। उसकी चाल उस बछड़े की सी है जिसने लगाम के साथ समझौता कर लिया हो। नीरज मामा जी नमस्ते। श्रीपत ओह हो भांजे साहब हैं, नमस्ते नमस्ते। कहो नीरू बेटे, नीरज ही हो ना तुम? नीरज जी मामा जी। श्रीपत उसे बाहों में उठाकर अपने मामा जी के लिए दिया सिलाई की डिबिया तो लाओ बेटा। नीरज अभी लाया मामा जी। श्रीपत उसे उतार देता है। वह दिया सिलाई की डिबिया लेने भाग जाता है। श्रीपत फिर कुर्सी पर बैठकर टांगे मेज पर रख लेता है जिसे अभी राधु साफ करके गया है, और कुर्सी पर झूलता हुआ गुनगुनाता है। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा, अरे लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा, माथे की बिंदिया बिसर गई है मोरी, अपने हाथ लगा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम, लट उलझी सुलझा जा रे बालम। नीरज दिया सिलाई की डिबिया लेकर आता है। कुछ क्षण खड़ा गाना सुनता है, फिर आगे बढ़ता है। नीरज लीजिए मामा जी। श्रीपत लाओ बेटे। नीरज दिया सिलाई देकर आदर से एक और खड़ा हो जाता है। श्रीपत वैसे ही टांगे मेज पर रखे दिया सलाई जलाकर सिगरेट सुलगाता है और बड़े आराम से कस खींचता है। नीरज पूर्ववत आदर से, मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखा करते। सहसा श्रीपत की टांगे नीचे आ जाती हैं। फिर वह तनिक चौंक कर नीरज की ओर देखता है और अनायास ठहाका मारता है। श्रीपत फिर टांगे उसी प्रकार मेज पर रखते हुए, किसने कहा तुमसे? नीरज मम्मी कहा करती हैं मामा जी। श्रीपत वे तुम्हारे लिए कहती होंगी, तुम अभी बच्चे हो ना, जब तुम बड़े होकर किसी की मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। फिर हंसता है। कहो किस श्रेणी में पढ़ते हो? नीरज 5वीं मामा जी। श्रीपत पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज डिप्टी कमिश्नर मामा जी। डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने बुझाई? नीरज मम्मी ने मामा जी। श्रीपत तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? नीरज मैं तो मामा जी। श्रीपत यह तुम्हें हर वाक्य के साथ मामा जी कहना किसने सिखाया? नीरज मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से। श्रीपत तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर, इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रौब से बात किया करो। और नीरज मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी। पर श्रीपत कप्तान? नीरज क्रिकेट का कप्तान। श्रीपत क्रिकेट खेलते हो? नीरज जी मम्मी कहती हैं बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। श्रीपत तो फिर तुम बन चुके क्रिकेट के कप्तान। कितने घंटे खेलते हो? नीरज 2 घंटे। श्रीपत और कितना पढ़ते हो? नीरज 6 घंटे। श्रीपत 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। नीरज जी मैं पास कैसे होऊंगा? श्रीपत पास होने के लिए प्रतिदिन नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफ़ी है, और फिर तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट का कप्तान बनना? नीरज कप्तान बनना। श्रीपत तो जाओ रोज घंटे जमकर पढ़ा करो और 6 घंटे डट कर खेला करो। तुम्हारे मामा दुआ करते हैं कि भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या संसार में नाम पाओगे। नीरज गदगद होकर मामा जी बढ़कर श्रीपत से लिपट जाता है। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज जी मम्मी। अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर चलो अपने कमरे में, पढ़ने का समय हो गया है, अभी तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले होंगे। काम कर लिया कल का तुमने? नीरज मम्मी मैं तो खेलूँगा। अंजलि क्रोध से, क्या? नरमी से, चलो नीरू बेटे। नीरज 6 घंटे खेलूँगा और 2 घंटे पढ़ूँगा। अनिमा क्रोध से, क्या कहते हो? नरमी से, चलो बेटा तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले हैं। नीरज मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध को बरबस रोक कर नरमी के साथ, पागल, सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट का कप्तान बनकर? तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। अंजलि क्रोध को रोक
रोक सकने में असफल होकर चल चल बन लिया क्रिकेट का कप्तान। अब चल कर पढ़, मास्टर साहब के आने का समय हो गया है। उसे कान से खींचती हुई ले जाना चाहती है श्रीपत। अरे दीदी, तुम तो नीरू बेटे का कान उखाड़ दोगी। अंजलि जाते जाते मुड़कर क्रोध से, चुप रहो श्रीपत, तुम चाहते हो मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह आवारा हो जाए? फुफकारती हुई न काम के न काज के, अढ़ाई सेर अनाज के बिफरी हुई चली जाती है और जाते जाते मेज पर से दिया सलाई की डिबिया उठा ले जाती है श्रीपत। अरे दीदी, तुम तो व्यर्थ गृहस्थी की चक्की में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं सेना में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर हो जाना चाहिए। हंसता हुआ कुर्सी पर आ बैठता है, पहला सिगरेट निकालता है, परंतु डिबिया तो अंजलि जाते जाते साथ ले गई है, इसलिए यूं ही जेबें टटोल कर रह जाता है। अपने आप से पनाह है दीदी से भी। दिया सलाई की डिबिया ही जाते जाते उठा कर ले गई। टांगे मेज पर रख लेता है और नौकर को आवाज़ देता है, राधू राधू। राधू दूर से जी आया। क्षण भर बाद आता है, जी साहब। श्रीपत, दिया सलाई की डिबिया लाओ। राधू, बहुत अच्छा साहब। चला जाता है। श्रीपत गुनगुनाता है, यह दस्तूरे जवाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती हैं जबा मेरी। श्रीपत के गाने के मध्य पर्दा गिर जाता है। क्षण भर तक गाने की ध्वनि आती रहती है, इसके बाद निस्तब्धता छा जाती है। कुछ क्षण बाद पर्दा फिर उठता है। श्रीपत डाइनिंग टेबल पर जूतों समेत सोया हुआ है। मेज की चादर गोला सा बनी उसके सिर का तकिया बनी हुई है। मेज क्योंकि इतनी लंबी नहीं कि वह टांगे पसार कर लेट सके, इसलिए उसकी एक टांग दूसरे घुटने पर है, परंतु दोनों टांगें एक और की ओर झुकी हुई हैं और पृथक हुआ चाहती हैं। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। पर्दा फिर गिर जाता है। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है। कुछ क्षण बाद फिर पर्दा जो है टेबल पर जूते समेत सोया हुआ है। मेज की चादर है ना। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है। क्लॉक में 3 बज चुके हैं। मेज के पास फर्श पर एक आधा जला सिगरेट पड़ा है। घड़ी में 12 बज रहे हैं। पर्दा फिर गिर जाता है। कुछ क्षण बाद पर्दा उठता है। क्लॉक में 3 बज चुके हैं। श्रीपत पूर्ववत सोया हुआ है, किंतु सिर के नीचे की चादर फर्श पर पड़ी है और पाँव भी मेज के नीचे लटक रहे हैं। ड्राइंग रूम से अंजलि और वकील साहब की बातें करने की आवाज़ आती है। अंजलि, आइए अब दिखाऊं श्रीपत को। डाइनिंग टेबल पर सोया हुआ है। वकील साहब, डाइनिंग टेबल पर? तुम क्या कर रही हो? अंजलि, हाँ हाँ, डाइनिंग टेबल पर। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि प्रातः उसके कारण नाश्ते को 9 बज गए थे। अब यदि बहाना न बनाती तो लंच को 4 बज जाते। बातें करते हुए प्रवेश करते हैं। वकील साहब, अरे भाई, तो इसे जगाया नहीं तुमने? अंजलि, जगाया। बेजारी से सिर हिलाती है। मैंने 3 बार जगाने का प्रयास किया। एक बार करके सो गया, दूसरी बार केवल करवट बदली, तीसरी बार कंधों को झकझोरा तो बोला, दीदी सो लेने दो, रात भर का जगा हुआ हूँ। 3rd क्लास में यात्रा की है, पल भर को भी आंख नहीं लगी। वकील साहब, 3rd क्लास में? अंजलि, और हमारे नौकर तक इंटर क्लास में जाते हैं। वकील साहब, सेकंड या इंटर में शायद स्थान न मिला हो। पास आकर देखो तो कैसे सो रहा है, कोई तकिया ही रख दिया होता इसके सिरहाने। अंजलि, बिस्तर खोला था कि बिछाऊं, देखती हूँ कि न चादर है न तकिया, और वह अचकन और पायजामा जिसका जिक्र बड़े तमकराक से हो रहा था गायब है। वकील साहब लेटे हुए श्रीपत की ओर स्नेह तथा दया भरी दृष्टि से देखते हुए, पर अपने तकिए तो थे। अंजलि, रखती कैसे? मेज की चादर रखी हुई थी, तकिया बनाकर सिरहाने, शायद करवट लेते समय गिर गई, यह देखिए पड़ी है। वकील साहब मेज के पास जाकर श्रीपत को जगाते हैं। श्रीपत, श्रीपत उठो भाई। श्रीपत पहले करवट बदलता है, फिर एक लंबी ओ करता है, फिर जमाही लेकर उठ बैठता है। श्रीपत उल्टे हाथ से आंखें मलते हुए, और जीजा जी हैं, कहिए आ गए आप? मेरा ख्याल है मैं कुछ पल के लिए सो गया था। अंजलि मुंह बनाते हुए, कुछ पल के लिए? पता भी है क्या टाइम हो गया है? 3 बज चुके हैं। ड्राइंग रूम में खाना खाया तुम्हारे कारण, यहाँ मेज पर तो तुम सोए हुए थे।
श्रीपत सोचता था नाश्ता करके जरा आराम के साथ दो एक सिगरेट सुलगाऊंगा, किंतु जो ही मेज पर टांगे पसार कर सिगरेट पीने के मूड में बैठा कि नींद आ गई। आपकी कसम जीजा जी। वहीं कुर्सी पर नींद आ गई और सिगरेट अपने आप आसपास देखता है। सिगरेट वह देखे पड़ा है, जरा उठाना दीदी। अंजलि एक बार सिगरेट की ओर देखकर फिर क्रोध से श्रीपत की ओर देखती है। अरे दीदी, यह कोई सांप तो नहीं जो तुम्हें काट खाएगा। अंजलि नहीं हिलती। श्रीपत नौकर को आवाज़ देता है, राधु राधु। राधु अंदर से, जी आया साहब। श्रीपत वहीं से चिल्लाकर, जरा दिया सलाई की डिबिया लाना। वकील साहब सिगरेट उठाकर श्रीपत को देते हैं। रात वास्तव में जीजा जी की क्षण भर के लिए भी आंख नहीं लगी। कुर्सी पर बैठा कि ऊँघ आ गया। ऊँघाई आ गई। वकील साहब, लेकिन तुम तो मेज पर। श्रीपति, एक कमबख्त डाइनिंग टेबल की कुर्सियां, जरा ऊँघ में एक और को झुका कि उलट गया। वकील साहब, लेकिन भाई बिस्तर बिछवा लेते। राधु प्रवेश करता है। राधु, यह लीजिए दिया सलाई डिबिया साहब। श्रीपत वहीं बैठे बैठे सिगरेट सुलगाकर उसका कस लगाते हुए, लेकिन मैं इस मेज पर कैसे सो गया यह मुझे स्वयं मालूम नहीं। शायद कुर्सी से गिरने पर नींद की झोंक में। अंजलि कटुता से, अच्छी जगह निकाली है तुमने सोने के लिए। श्रीपत, मैं वास्तव में कभी कभी सो जाया करता हूँ मेज पर। मैं कहता हूँ दीदी, तुम्हें याद है ना, नाना जी की मृत्यु के बाद मैंने एक दैनिक निकालने की मूर्खता की थी। पत्र का मैनेजिंग डायरेक्टर और संपादक भी मैं ही था। कई बार जब रात को लीडर लिखते लिखाते देर हो जाती, कसम तुम्हारी, पंखे के नीचे वहीं मेज पर सो जाता। दूसरे दिन जब आँख खुलती तो 12 बजे की शिफ्ट काम पर आ चुकी होती। हंसता है, मैंने आदेश दे रखा था चपड़ासियों को कि तुम मुझे सोते में कदापि न जगाया जाए। स्वयं ही जोर से ठहाका मारता है। अंजलि, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है सख्त खुर्री मेज पर। श्रीपत हंसते हुए, तुम खूब जानती हो दीदी, तुम्हें मखमल के गद्दों पर नींद न आती थी और हम खुर्री चारपाई पर सो जाया करते थे। तुम्हारे कमरे के पास से भी कोई गुजरे तो तुम्हारी नींद उचट जाती थी और हमारे कानों के पास यदि ढोल भी बजे तो हमें खबर न होती। तुम्हारी कसम, मैं तो थर्ड में भी सो जाता, पर भीड़ कम वक्त इतनी थी कि एक बार जाकर जो बैठा तो उठकर कमर तक सीधी न कर सका। अंजलि, लेकिन ऐसी भी क्या विपद पड़ गई कि सेकंड छोड़ थर्ड में यात्रा करने लगे। नाना जी का दिया क्या। श्रीपत, अब क्या बताऊं दीदी, चला तो सेकंड ही में था, पर मेरे डिब्बे में तो घोर सन्नाटा था। साथी मुसाफिर थे, पर मेरे लिए उनका अस्तित्व नहीं के बराबर था। हंसता है, दोनों यूरोपियन, शायद अंग्रेज। मुझसे तो क्या बोलते, 12 घंटे की यात्रा में कमबख्तों ने आपस में भी नज़र तक न मिलाई। मैं तो ऊब गया वहाँ बैठे बैठे। तभी एक स्टेशन पर, न जाने वह कौन सा स्टेशन था, छोटा सा किसी कस्बे का स्टेशन। अब क्या कहूँ दीदी, कैसी छवि दिखाई दी। कसम आपकी जीजा जी, बला की सुंदर थी वह लड़की। नगरों का सौंदर्य भी देखा है आपने। शरारत से हंसता है, पीला और बीमार, जिसे खाने की वेला का इतना ध्यान रहता है कि खाना ही नहीं पचता। और एक वह लड़की थी, कुंदन की भांति दमकता हुआ रंग और यौवन का उभार। कसम आपकी जीजा जी, पूर्व पर आई हुई नदी का ज्वार, जोश में मेज से नीचे उतर जाता है। अंजलि इस अश्लील बातचीत में अपने पति की दिलचस्पी देखकर जिसके तेवर चढ़ जाते हैं क्रोध से, मैं पूछती हूँ, आप श्रीपत की गंदी बातें ही सुनते रहेंगे या आराम भी करेंगे। खाना खाया है, अब आराम कीजिए, फिर आपको जाना होगा। वकील साहब घबरा कर, चलो चलो। श्रीपत ठहाका लगाते हैं, वाह जीजा जी, आप पर भी अंजू दीदी का जादू चल गया। अजी साहब, यदि आपका जी बातें सुनने को करता है तो बातें सुनिए, सोने को चाहता है तो सोइए। अंजलि, चलिए मैं कहती हूँ, इसकी बातें कभी खत्म न होंगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि आराम की बेला श्रीपत आराम करना चाहिए। अरे दीदी, कभी समय नियत करके भी आराम किया जा सकता है। आराम किया जाता है जब आराम को जी चाहे। जीजा जी के सोने का समय है और मैं सोकर उठा हूँ। सुला कर देख लो हमें, साथ साथ कौन अधिक सोता है। जोर से ठहाका मारता है। अंजलि, अच्छा हम चलते हैं, तुम उठो, नहाकर खाना खा लो, आराम का समय है, नौकर भी कुछ आराम कर लें। पति से, चलिए। वकील साहब, तुम बिस्तर बिछा दो, अंजू मैं आता हूँ। अंजलि, बिस्तर तैयार है। वकील साहब, वकील है ना आखिर, तो पंखा रखवा दो और राधु से कहना कि खस की टट्टी पर तनिक पानी छिड़क दें। कमरा ठंडा न हुआ तो मुझे नींद न आएगी। अंजलि जाते हुए, जल्दी आ जाइएगा, फिर आपको जाना होगा ना 4 बजे। चली जाती है। श्रीपत बढ़कर वकील साहब के कंधे को थपथपाते हुए, मैं कहता हूँ, क्या हो गया जीजा जी आपको। कसम आपकी, आप तो बिल्कुल बदल गए।
क्या तिलांजलि दे दी जीवन के रस रंग को आपने। वकील साहब दीर्घ निश्वास भरते हुए, अरे भाई, समझौता करना ही पड़ता है जीवन में। श्रीपत, समझौता ही किया है न आपने। शरारत से आंख दबाते हुए हंसता है। समझौता अवश्य करना चाहिए, तो फिर दिलकशा के वचन का क्या रहा। एक सांस तो गुजारी जाए वहाँ। आज मेरे चंद मित्र आ रहे हैं वहाँ शाम को। वकील साहब, नहीं भाई, मैंने तो। श्रीपत, अरे जीजा जी, अब मुझसे न उड़िए। फौजदारी के वकील और पारसाई हंसता है। मुझसे समझौता नहीं हो सकता। इतने वर्षों के बाद भेंट हुई और आपसे। वकील साहब, लेकिन भाई अंजो। श्रीपत, श्रीपत, उसे आप समझाइए, निकालिए कोई तरकीब। वकील साहब, कुछ और समीप होकर मंद मंद स्वर, लेकिन भाई उस लड़की का क्या हुआ। श्रीपत, किस लड़की का। वकील साहब, भाई वही जो तुम्हें किसी स्टेशन पर मिली थी और जिसके लिए तुम थर्ड के डिब्बे में। श्रीपत हंसकर, अरे जीजा जी, बस तो जब मैंने उसे देखा अपना डिब्बा छोड़कर उसके डिब्बे में जा सवार हुआ। अंजलि हाथ में एक श्वेत चादर लिए आती है। अंजलि चादर मेज पर बिछाते हुए, आप अभी तक यहीं बातें कर रहे हैं। मैं कहती हूँ चलकर कुछ आराम कर लीजिए, फिर आपको जाना होगा। और वकील साहब घबरा कर, अरे भाई चलो चलो, उसके पीछे चलते हुए, चलो। दोनों चले जाते हैं। श्रीपत अपने आप हंसता है। इस घर के लोग भी पुर्जे हैं, मशीन के पुर्जे। कुर्सी घसीट कर बैठ जाता है और टांगे मेज पर रख लेता है। मुन्नी प्रवेश करती है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए, कब से बड़ा ठंडा हो रहा है। श्रीपत, आप मेरा मतलब है कि आपसे मेरा परिचय नहीं। आइए बैठिए कुर्सी पर। मुन्नी, जी मैं यहाँ नौकरानी हूँ। श्रीपत खूब ठहाका मारता है, और मैं समझा तुम अंजू दीदी की कोई ननद वनद हो। क्या नाम है तुम्हारा। मुन्नी, जी मुझे मुन्नी कहकर पुकारते हैं। श्रीपत, अरे मुन्नी तो नन्ही मुन्नी सी लड़की को कहते हैं, और तुम तो कसम तुम्हारी अब नन्ही मुन्नी नहीं रही हो। आओ जरा बैठो। टांगे मेज के नीचे कर लेता है। मेज पर कोहनियाँ टिकाकर मुंह हथेलियों पर रख लेता है। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपत, अजी खाने का क्या है, खाए लेते हैं, तुम जरा बैठो। मुन्नी, आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। श्रीपत, आराम का समय, कसम तुम्हारी, मैं तो पागल हो जाऊंगा। इस घर में जिसको देखो उसको उसके आराम का समय है। किसी नपे तुले समय में आराम भी किया जा सकता है कभी। यदि मुझसे कहा जाए कि अब 1 बज गया है, तुम्हारे सोने का समय है, सो जाओ ताकि 2 बजे उठ सको, तो कसम तुम्हारी मेरी पलकें भी भारी न हो। मेरे कानों में एक ही बजे बजे 2 बजे बजने लगे। नींद आती है जब आती है, चाहने पर कभी नहीं आती। क्यों मुन्नी, तुम्हें बंधे समय का यह आराम पसंद है। मुन्नी, जी मैं। श्रीपत, और हमारे घर में किसी प्रकार का बंधन नहीं। वास्तव में स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के मस्तिष्क को जकड़ रखा है। वे थे भी डिक्टेटर, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। हमारे घर में ऐसा करना महापाप समझा जाता है। कसम तुम्हारी, तुम 4 दिन हमारे घर में रहकर तो देखो, कितनी स्वतंत्रता है वहाँ। दिन के हर समय तुम्हें वहाँ कोई न कोई नौकर सोता हुआ मिलेगा। हंसता है, जब मालिक सोते हैं तो नौकर क्यों न सोएं। मुन्नी, जी आप खाना खा लीजिए। श्रीपद, मैं कहता हूँ कसम तुम्हारी, मम्मी तुम्हें बड़ा पसंद करेंगी। मैं अंजू दीदी से तुम्हें मांग लूँगा। मुन्नी लटकते हुए से कृतज्ञता भरे स्वर में, जी आपकी कृपा है, आप खाना। अंजलि ड्राइंग रूम से, मुन्नी तुम क्या कर रही हो यहाँ। प्रवेश करते हुए, चलो जाकर आराम करो, फिर तुम्हें सांझ के नाश्ते का प्रबंध करना होगा। आज लंच ही को इतनी देर हो गई। मुन्नी, मेम साहब मैं साहब को खाना। अंजलि, तुम जाओ, मैं खाना देती हूँ इनको। मुन्नी, आप आराम कीजिए मेम साहब। अंजलि, मैं जो कहती हूँ तुम जाओ आराम करो, मैं देती हूँ खाना। मुन्नी, बहुत अच्छा मेम साहब, विवश चली जाती है। अंजलि, सदाचार तो तुम्हें छू भी नहीं गया श्रीपत, मेरी नौकरानी पर ही डोरे डालने लगे। श्रीपत, अरे दीदी, नौकरानी तो तुम्हारी बस गजब की है।
मेरी कसम, इसे भेज दो मेरे साथ। अंजलि, शर्म तो नहीं आती श्रीपत? न बहन का ख्याल, न बहनोई का, न सदाचार, न शिष्टता का। यही सिखाया है तुम्हें मम्मी और पापा ने? मैं तो भगवान को धन्यवाद देती हूँ, स्वर्गीय नाना जी ने मुझे गोद ले लिया नहीं। श्रीपत, तुम्हें स्वर्गीय नाना जी की कसम दीदी, इस नौकरानी को मेरे साथ भेज दो। अंजलि चिढ़कर, उठो श्रीपत, अभी जी नहीं भरा तुम्हारा इतना समय गंवा कर। चलो उठो, नहा लो। नहीं नहाते तो हाथ मुंह धो लो। श्रीपत, न मानो दीदी, ऐसी बनी संवारी नौकरानी रखोगी तो जीजा जी भी कभी दिल दे बैठेंगे। आदमी है ना आखिर बेचारे। अंजलि, अच्छा उठो यहाँ से, मेज की चादर तो बदल दूँ? अभी बदल कर गई थी कि तुमने फिर जूते टिका दिए इस पर। मैं पूछती हूँ, तुमने अभी तक यह भी नहीं सीखा कि डाइनिंग टेबल की चादर पर जूते नहीं रखे जाते, और चादर मेज पर बिछाने के काम आती है, तकिया बनाने के नहीं। बड़ी गर्मी से उठो, मैं लाती हूँ नई चादर, तुम इतने में तैयार हो जाओ। चादर उठाकर चली जाती है। श्रीपत फिर मेज पर टांग रख लेता है और गुनगुनाता है, उम्मीद तो बंध जाती, तस्कीन तो हो जाती, वादा न वफा करते, वादा तो किया होता। अपने मामा को गाते सुनकर नीरज अपने कमरे से दबे पांव आता है। नीरज सरगोशी में, मामा जी। श्रीपत, आओ बेटे, क्या समय पर आए हो? सुनो, हम गा रहे हैं। गाता है, नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है, यूँ होता तो क्या होता, यूँ होता तो क्या होता, नाकाम तमन्ना दिल इस सोच में रहता है। क्यों बेटे, पसंद आया हमारा गाना? नीरज, आप बहुत अच्छा गाते हैं मामा जी, और सुनाइए। श्रीपत, बस बेटे, नहीं तुम चाहोगे कि क्रिकेट के कप्तान बनने के बदले गवैये बनो? दोनों हंसते हैं। नीरज, मामा जी आप सोए नहीं? श्रीपत, अभी सोकर उठा हूँ। नीरज, मैं सोया था पर नींद नहीं आई। मामा जी आप तनिक मम्मी से कहिए मुझे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दें। श्रीपत उसे गोद में उठाते हुए, मैं अवश्य कहूँगा, तुम्हारी कसम। मैं यहाँ से जाते ही क्रिकेट का सारा सामान तुम्हें भेजूंगा, बैट, विकेटें, बाल, सब। तुम प्रतिदिन खेलना और अपने इस मामा जी के हक में दुआ करना। क्यों नीरज, याद रखोगे ना अपने मामा जी को? नीरज श्रीपत के गले से लिपट जाता है, मामा जी। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज क्या कर रहे हो तुम यहाँ? चादर लिए हुए प्रवेश करती है, तुम्हारे तो सोने का समय है, सोए नहीं तुम क्या? नीरज, नींद नहीं आती मम्मी। अंजलि मेज पर चादर बिछाती हो, चल कर लेट, आ जाएगी। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि नींद न आए तो भी खाना खाने के बाद कुछ देर लेटना चाहिए। चलो अपने कमरे में चलकर आराम करो। और श्रीपत, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? जाओ, बाथरूम में सब कुछ रखा हुआ है, नहा लो यदि नहाना है, नहीं तो मुंह हाथ धो डालो, मैं खाना लाती हूँ। श्रीपद, मुझे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है दीदी। अंजलि, तो फिर क्या खाओगे? बाहर खोंचे वाला आवाज़ देता है। खोंचे वाला, चाट, चटपटी मसालेदार पानी के बतासे, दही बड़े। श्रीपद, मैं तो कसम तुम्हारी दही बड़े खाऊंगा। खोंचे वाला, बाहर दही के बड़े। श्रीपद, क्यों नीरज, खाओगे दही बड़े? नीरज चुप। श्रीपद, आओ तुम्हें दही बड़े खिलाएं। ड्राइंग रूम के दरवाजे में जाकर आवाज़ देता है, ओ चाट वाले, ला इधर दही बड़े और चाट। नीरज, मम्मी। अंजलि का आंचल थाम लेता है। अंजलि उसका हाथ झटक देती है। श्रीपद मुड़कर, अरे दीदी, स्कोप दृष्टि से बच्चों को और की ओर क्यों देख रही हो? मैं कहता हूँ सब खाएंगे दही बड़े। फिर मुड़कर जोर से आवाज़ देता है, ओ दही बड़े वाले, इधर लाओ दही बड़े और पानी के बतासे। अंजलि, श्रीपत रहने दो, इसका पेट खराब हो जाएगा। श्रीपत, यह तुमने बचपन ही में इसका पेट ऐसा कमज़ोर बना दिया तो कसम तुम्हारी दीदी, बड़े होते न होते अवश्य खराब होकर रहेगा। अंजलि, मैं पूछती हूँ, दही बड़ी भी कोई खाने की चीज़ है? श्रीपत, उसके पास पानी के बतासे और मूंगी के लड्डू भी हैं, चटपटे और मसालेदार। नौकर को आवाज़ देता है, राधू 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 बाहर से। जी साहब। अंदर आकर। जी। श्रीपत, खोंचे वाला बैठा है बाहर, उसने पानी के बतासे और दही बड़े उससे पानी के बतासे और दही बड़े लाओ। अंजलि से, आओ दीदी, उड़ाएं दो दो राधू से, जो जाने का को मुड़ता है। और सुनो, मूंगी के लड्डू भी ले आना अंजू दीदी के लिए। राधू चला जाता है। अंजलि, मुझे नहीं खाने मूंगे के लड्डू और पानी के बतासे, स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि चाट। श्रीपत, सख्त बुरी चीज़ है, परंतु दीदी कभी कभी बुरी बात भी कर देखनी चाहिए, बहुत भलाई
को भगवान पसंद नहीं करता, हंसता है। जिस प्रकार सुंदर बच्चों को कुदृष्टि से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका लगा दिया जाता है, उसी प्रकार अपनी भलाई को बुरी दृष्टि से बचाने के हेतु मैं भी कभी कभार ऐसी वैसी बुरी बात कर लिया करता हूँ। तभी तो आज भी मेरी भलाई। अंजलि व्यंग से भलाई, तिक्त मुस्कान उसके होठों पर फैल जाती है। क्या बात है तुम्हारी भलाई की, तुम्ही को मुबारक हो यह भलाई। वकील साहब ड्राइंग रूम के दरवाजे से झांकते हैं। भाई क्या बात है, पास आकर झगड़ क्यों रहे हो? श्रीपत की ओर देखकर शरारत से आंख दबाते हैं। मैं तो सो ही गया था अंजो, तुम्हारे जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनी तो चला आया। अंजलि श्रीपत नीरज को दही बड़े खिला रहा है। श्रीपत आइए जीजा जी, दही बड़े बिकने आए हैं, पानी के बतासे हैं और चाट, आइए कुछ। वकील साहब अरे भाई मैंने तो 6 वर्ष कभी चाट को मुंह नहीं लगाया। अनिमा हंसती हुई प्रवेश करती है। मात्र दोने देखे हैं। श्रीपत भाई क्या खूब अवसर पर आई हो अन्नो, तुम्हारी कसम दही बड़े आए हैं फर्स्ट क्लास। जीजा जी ने भी 6 वर्ष से चक्कर नहीं देखे और मुझे भी भगवान झूठ न बुलवाए, वर्षों हो गए हैं उनकी सूरत देखे। आओ बैठो। राधु का आवाज़ देता है। राधु अब ले भी या दही बड़े। अनिमा मैं नहीं खाती दही बड़े। बाहर से कुल्फ़ी वाले का स्वर आता है। कुल्फ़ी वाला, कुल्फ़ी मलाई का बर्फ। श्रीपत लो कुल्फ़ी खाओ, तुम्हारी कसम कुल्फ़ी हो फिर ऊपर से मलाई वाली हो तो और क्या चाहिए। जोर से राधु का आवाज़ देता है। राधु बैठाइयो कुल्फ़ी वाले को। किसी ने कहा भिन्नता जीवन के लिए रस का काम देती है, तो आए जो चाहे कुल्फ़ी खाए, जो चाहे दही बड़े और जो चाहे पानी के बतासे और चाट। सहसा वकील साहब की ओर मुड़कर कहिए जीजा जी क्या खाएंगे? रुकिए नहीं, हाँ 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 कह दीजिए। राधु एक बड़े थाल में सभी चीज़ों को प्लेट में रख कर ले आता है। श्रीपत उससे लेकर रखता है। वकील साहब प्रकट उदासीनता से मैं पानी के बतासे ही ले लूँगा। श्रीपत तुम नीरज मैं कुल्फ़ी लूँगा। अंजलि फिर पड़े रहोगे बीमार पेचिश से कई दिन। श्रीपत अंजो की बात को सुनी अनसुनी करके तुम अन्नो। अनिमा मैं मूंगी के लड्डू लूँगी। श्रीपत अरे मुन्नी और दूसरे नौकरों को भी बुलवा लो। इस घर में तो उन्हें भी युग बीत गए होंगे इन चीज़ों को शक्ल देखे। सहसा अंजो की ओर मुड़कर कहो दीदी तुम कुल्फ़ी लोगी, दही बड़े खाओगी, मूंगी के लड्डू चाट या सभी चीज़ें। अंजलि जल कर लगभग चीखते हुए स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे संसार में 3 प्रकार के जीव होते हैं, एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरों को भी चलाते हैं इंजन की भांति। दूसरे वे जो आप नहीं चलते पर चलाओ तो चले जाते हैं गाड़ी के डिब्बों की भांति। और तीसरे वे जो न आप चलते हैं न दूसरों को चलने देते हैं ब्रेक की भांति। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे। श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। श्रीपत गगन भेदी ठहाका लगाता है। वाह दीदी लाख रुपए की बात कही है। थाल से कुल्फ़ी की प्लेट उठाता है। लो इसी बात पर कुल्फ़ी खाओ। अंजलि मैं नहीं खाती कुल्फ़ी। श्रीपत लो नीरज तुम लो कुल्फ़ी। दीदी पानी के बतासे लेंगी? ट्रेन से पानी के बतासों की तस्तरी लेकर लो दीदी पानी के बतासे। अंजलि मुझे नहीं चाहिए पानी के बतासे। श्रीपत लीजिए जीजा जी आप पानी के बतासे। दीदी मूंगी के लड्डू लेंगी? ट्रेन से मूंगी के लड्डू उठा कर लो दीदी मूंगी के लड्डू। अंजलि रखो ये मूंगी के लड्डू अपने ही पास, मैं इनके बिना भली। श्रीपत अंजलि को चिड़चिड़ाहट की ओर ध्यान दिए बिना लो अन्नो तुम लो यह मूंगी के लड्डू। दीदी का जी वास्तव में दही बड़े खाने का हो रहा है। दही के बड़े उठाता है। लो दीदी दही बड़े, मसाला भी देखो कैसा चटपटा है। अंजलि क्रोध से चिल्लाकर श्रीपत तुम्हें शर्म नहीं आती? श्रीपत तुम्हारी इच्छा दीदी दही बड़े फिर हम ही खा लेते हैं। दही बड़ा मुंह में रख लेता है। अंजलि अपने पद से मैं कहती हूँ आप मस्त होकर पानी के बतासे उड़ा रहे हैं, कुछ ध्यान भी है अब समय क्या हो गया, 4 बजने को हैं। श्रीपत चौंक कर क्या कहा 4 बजने को हैं? दही बड़े की तस्तरी खट से रख देता है। मेरा कुर्ता कहाँ है? जल्दी जल्दी कुर्ता कुर्सी से उठाकर पहनता है। वकील साहब क्यों क्या बात है? श्रीपत मुझे 4 बजे दिलकसा पहुंचना है, मेरे मित्र वहाँ पहुंच रहे हैं। राधु मेरा बिस्तर उठाओ, तांगा मार्ग ही में पकड़ लेंगे। दूसरा दही बड़ा उठाकर मुंह में रख लेता है। राधु चला जाता है। अंजलि पर बिस्तर क्या करोगे? श्रीपत उधर ही से स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा, 7 बजे की गाड़ी चढ़ना है मुझे। अंजलि बिस्तर तो मैंने खोल दिया। श्रीपत अच्छा तो राधु के हाथ भिजवा देना दिलकसा होटल में। अंजलि गंदा था, पानी के टब में पड़ा है। श्रीपत
ठहाका लगाता है, अरे दीदी खैर जब धुल जाए तब भिजवा देना, अब तो मैं चलता हूँ। अंजलि, मुझे क्या मालूम था कि तुम झंझा की भांति आओगे और तूफान की तरह चले जाओगे। श्रीपत हंसता है, भगवान ने चाहा तो मैं फिर आऊँगा अंजू दीदी, और धूल की तरह टिक कर बैठूंगा। नमस्कार। हंसता हुआ दोनों हाथ मस्तक तक ले जाता है। अंजलि, अरे तो राधु कहाँ है, उससे कहो तांगा लाए। आंगन के दरवाजे से निकल जाती है। वकील साहब श्रीपत को एक ओर ले जाते हैं। वकील साहब उसके कंधे को एक हाथ से थपथपाते हुए सरगोशी में, क्यों भाई सचमुच जा रहे हो। श्रीपत सरगोशी में, अरे जीजा जी आज कौन जाता है, रात तो दिलकशा में, कुछ आमोद प्रमोद रहेगा, कहिए चलिएगा। वकील साहब, अच्छा भाई बड़े गुरु निकले, और दही बड़े की प्लेट यूँ खट से रख दी मेज पर जैसे बड़े लाट से मिलने जा रहे हो, और भी धीरे से कहो कुछ हुआ भी। श्रीपत, और अंजू दीदी समझती है बड़े बरखुरदार किस्म के पति हैं आप। वकील साहब, अरे भाई समझौता करना ही पड़ता है, तुम आ गए हो नहीं। दीर्घ निश्वास लेकर हम और आरजुए विशाली परी रुखा अंजलि प्रवेश करती। अंजलि आते आते, लीजिए आ गया तांगा, खाली जा रहा था, आवाज़ देकर बुला लिया। वकील साहब, अरे अंजो मैं तनिक श्रीपत को स्टेशन तक पहुंचाया हूँ। अंजलि, हाँ तो देर करके न आइएगा। नीरज, मामा जी। श्रीपत, हम नीरज बेटे के लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे, दीदी इसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दो, बड़ा होकर क्रिकेट का कप्तान बनेगा। अनिमा की ओर मुड़कर, अन्नो मुद्दत के बाद मिले थे लेकिन हंसता है, अब कि फिर मिले तो आशा है तुम भी अंजू दीदी की भांति हमारे एक और जीजा जी को बांधे हुए होगी। स्वयं ठहाका मारता है, और अंजू दीदी नमस्कार, दुआ है कि स्वर्गीय नाना जी का जादू तुम्हारे सिर से उतरे, और तुम भी देखो कि चाट आखिर कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं। ठहाका मारता है, चलिए जीजा जी। नीरज, मामा जी नमस्कार। लेकिन नीरज का स्वर राधु, मुन्नी और अन्नों के नमस्कार में डूब जाता है। श्रीपत वकील साहब के साथ सबके नमस्कार का उत्तर देता हुआ निकल जाता है। ठहाका मारता है, चलिए जीजा जी। नीरज, मामा जी नमस्कार। है ना। नीरज प्रसन्नता से उछल कर, मामा जी हमारे लिए क्रिकेट का सामान भेजेंगे। अंजलि क्रोध से मुड़कर, चल हाथ धो और पुस्तकें लेकर बैठ, भेजेंगे तुम्हारे लिए क्रिकेट का सामान, गणित के मास्टर साहब आने वाले होंगे। नीरज, मम्मी। अंजलि, मैं कहती हूँ चल, लेके बैठ गया कुल्फी खाने, जैसे कभी मिली ही ना हो कोई चीज़ खाने की। अन्नू, तुम जरा इसके हाथ धुलाना और बैठाना इसे पढ़ने की मेज़ पर। कमरे में चारों ओर दृष्टि निपात करती है, क्या हाल हो गया चंद घंटों में कमरे का। नौकर को आवाज़ देती है, राधु राधु। सिगरेट के एक टुकड़े को जो फर्श पर पड़ा सुलग रहा है जाकर पाँव से मसल कर बुझाती है। चंद दिन और रह जाता तो मैं सच ही जाकर सेना में भर्ती हो जाती, अभी चादर बदली थी और अभी गंदी कर दी। फिर चीख कर नौकर को आवाज़ देती है, राधु राधु। आते हुए, जी मेम साहब। अंजलि, उठा ये सब चाट, दही बड़े और मूंगी के लड्डू, तुम और मुन्नी खा लेना, और यह मेज़ साफ कर, चादर लाकर बदलू, चाय का समय हो गया। बदल, चाय का समय हो गया। राधु चुपचाप सामान उठाने लगता है। अंजलि की दृष्टि घड़ी पर चली जाती है। चौंक कर, अरे यह घड़ी रुक गई, राम राम राम, मैं भी चाबी देना भूल गई। 10 वर्ष से नियमित रूप से इसे चाबी देती आ रही हूँ। स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, श्रीपत ब्रेक है ब्रेक। मेज को दीवार के साथ करके उस पर चढ़कर घड़ी को चाबी देती है। मेरे घर में ब्रेक का क्या काम, मेरा घर इसी घड़ी की भांति चलेगा। निरंतर सांझ सवेरे घड़ी टिक टिक करने लगती है, टिक 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 टिक, और कोई चीज़ इस नियम को तोड़ न सकेगी। सहसा घड़ी की टिक टिक बंद हो जाती है। अरे यह फिर खड़ी हो गई। राधु राधु राधु। जो सामान समेट कर जाने को होता है, अपनी मालकिन की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखता है। अंजलि, घड़ी टूट गई राधु, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी। अंजलि दोनों हाथ
उठाए परेशान सी मेज पर खड़ी है, पर्दा गिर जाता है। बस मित्रों, इतना सा ही था नाटक।